बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से मैं हूं आलिया। कैसे बात करेंगे आज कुछ अहम आज के दिन की खबरों के हवाले से, लेकिन सबसे अहम बात अगर करते चलें तो यकीनन पीडीएम और फिर पीडीएम के जो एक इत्तेहाद है उसके अंदर पाए जाने वाले इख्तलाफात जो खुल के सामने आए हैं, और इस पर अब यकीनन वफाकी हुकूमत को भी बात करने का मौका मिल गया है। लेकिन एक तरफ अगर हम ये बात करते हैं कि आसिफ अली जरदारी एक बहुत ही मंझे हुए सियासतदान के तौर पर सामने आते हैं, तो क्या दूसरी तरफ उनके बारे में जो ये बात की जाती है कि वो किसी भी इत्तेहाद को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं या फिर वो मफाद की सियासत करते हैं, क्या ऐसा हो गया है? और इसके नतीजे में क्या वाकई पीडीएम में कोई खतरे में दिखाई पड़ती है? मौलाना फजल रहमान की तरफ से अगर हम बात करते चलें तो लॉन्ग मार्च पर उनका बयान, और दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ये कहना कि मैं पहले ही मौलाना फजल रहमान को वार्न कर चुका था कि उनके साथ हाथ हो सकता है। क्या ये इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो वाकई हमारे सियासी मंजरनामे को तब्दील करने जा रही है? उसके साथ साथ कुछ बात करेंगे जब हम मुख्तलिफ जो हमारे सेनेटर्स हैं उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब की बात करते हैं, और मुख्तलिफ जो सेनेटर्स हैं उनमें यकीनन वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात या साबिका कह सकते हैं, या फिर अभी तक उनका ओहदा जो हवा में है उसके हवाले से बात कर सकते हैं। क्या वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे? उनके साथ साथ वज़ीर आज़म ने बड़े वाज़ेह अंदाज में सेनेट के इंतख़ाबात से पहले ये कहा था कि बड़े लोगों की जो वज़ारतें हैं वो तब्दील हो सकती हैं, तो क्या उन समेत कई लोग जो हैं उनकी वज़ारतें खतरे में हैं? इस पर हम कुछ बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के हवाले से। उन्होंने नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बात की, और उनका कहना यह है कि वतन वापसी के आने के हवाले से तो हम गारंटी दे सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी और मौत की गारंटी नहीं दे सकते। उन्होंने इस मामले में ख़ास तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जिक्र किया, उनका तस्करा किया, क्योंकि उनका कहना यह था कि अगर मौजूदा हुकूमत को मरियम नवाज कातिल कहकर मुखातिब करनी है तो उन्हें देखना होगा कि खुद सियासतदानों का अपना किरदार जो है वो क्या है, और वो क्या रिएक्शंस या रद्द-ए-अमल जो है वो इख्तियार किए हुए होते हैं। उनका कहना था कि मैं उस इजलास में शामिल था जिसमें बारहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से ये कहा गया था कि वो रावलपिंडी या दीगर जो हजूम वाली पुरहजूम मकामात हैं वहाँ पर जल्द से जुलूस करने से गुरेज करें, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। गो कि उनका कहना यह था कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि बाकायदा तौर पर जो किसी की ज़िंदगी है वो कितनी होगी, या किसी की मौत जो है वो कब और किन हालात में जो है वो वाक़ई हो सकती है। और उन्होंने कहा हम ये कर सकते हैं कि चूँकि पासपोर्ट की मुद्दत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़त्म होने वाली है, उन्हें वतन वापसी की उसी सूरत में इजाज़त दी जाएगी जब वो वज़ारत दाखिला को तहरीरी तौर पर जो है वो लिखेंगे, और उन्हें 24 घंटे के अंदर जो है वो इजाज़तनामा जारी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो शेख रशीद अहमद का कहना था कि मौलाना फजल रहमान गुज़श्ता रोज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आए। उनका कहना था कि मैंने पहले ही मौलाना फजल रहमान को वार्न किया था कि उनके साथ उनको बहुत बड़ा धचका लग सकता है, उनके साथ हाथ हो सकता है। मौलाना फजल रहमान ने पहले भी लॉन्ग मार्च किया था और 1 साल पहले इस्लामाबाद में धरना भी दिया था। उनका कहना यह था शेख रशीद अहमद का कि धरना देना, धरने की सियासत करना और लॉन्ग मार्च करना खासा मुश्किल है। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि इस वक्त भी जो पीडीएम की सूरत हाल है मौलाना फजल रहमान को उस पर एक गहरी नज़र जो है वो रखनी होगी। इस्तीफ़ों के मामले में आसिफ जरदारी के मौक़िफ़ पर जो है वो शेख रशीद अहमद ने बात की। उनका कहना यह था कि बड़ा वाज़ेह तौर पर आसिफ अली जरदारी ने कह दिया है कि इस्तीफ़े जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि PMLN क्या करती है और मौलाना फजल रहमान जो हैं उनका अगला एक्शन क्या होगा। ये भी आपको बताएं कि इस वक्त की अगर बात करें तो आसिफ अली जरदारी की अपनी एक जो सियासत है, जो तर्ज है, जो तरीक़ाकार है, उस पर शेख रशीद का कहना था कि सेनेट को हासिल करने की जो है वो बहुत कोशिश की गई, लेकिन इसमें वो लोग कामयाब नहीं हुए। 2 से 3 माह बाद सियासत का पता चलेगा, क्योंकि रैली और लॉन्ग मार्च के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत होती है। एक बड़ी वाज़ेह बात जो है वो की शेख रशीद अहमद साहब ने, उन्होंने कहा कि पीडीएम एक दूसरे के जो इस वक्त की डिमांड है या मांग है या मफादात हैं उनके लिए इकट्ठी नहीं हुई, बल्कि इनका मकसद सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे होना है, जिसका नतीजा जो है वो यकीनन इनके ही दरमियान पड़ने वाली जो फूट है उसके सूरत में निकल सकता है। लॉन्ग मार्च पर बाकायदा तौर पर कई तरह की बातें की गई। ये भी कहा गया कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि कई तरह की पाबंदियां जो हैं वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद या फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो आयद की जा रही हैं, जिसके तहत जो इज्तिमात हैं उन पर पाबंदी समेत कई तरह की पाबंदियां जो है वो आयद की गई हैं। लेकिन अगर हकीकतन देखा जाए तो कोरोना वायरस पूरे तरीके से फैल रहा है। हुकूमत दूरंदेशी के साथ लोगों को इस तरह के इज्तिमात में जाने से रोक रही है, जिसके नतीजे में मज़ीद जाना को ख़तरा जो है वो लाख को दरपेश और 6 लाख करीबन लोग जो है वो इस वक्त मुतासिर हैं।
कोरोना वायरस से बड़ी तादाद में लोगों की हलाकतें हुई, बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इससे सफ़र कर रहे। एक्टिव केसेस की तादाद भी अगर हम बात करते चलें तो 35,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस की तादाद जो है वो देखी जा रही है, बल्कि उसमें भी एक बड़ा इजाफा, एक सर्ज देखी गई है। और ऐसी सूरत हाल में ख़ुद PDM को देखना चाहिए कि उनको मुल्क के लिए क्या बेहतरीन जो है वो इक़दाम लेने होंगे। उसके साथ साथ इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी बात की और उन्होंने और वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस हवाले से तज़किरा किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ने, ज़ाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था कि PDM का कोई मुस्तक़बिल नहीं है। उनका मानना ये कि अभी PDM का कोई मुस्तक़बिल नहीं है, वो ज़ाती मफादात के तहत इकट्ठे हुए हैं और जहाँ उनके ज़ाती मफादात PDM के मफादात से ऊपर जाएंगे वो लोग साइड पर होते हुए अपना अपना रास्ता जो है वो ले लेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने अपने बचाव के लिए PDM में पड़ाव किया और PDM के हवाले से उनका कहना था कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, उनका मंशूर और सोच एक नहीं है। ये गठजोड़ महज जो मफादात की सियासत है उसके लिए ही किया गया और उससे किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। अब कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को आगाह करूँगी कि रिलीफ पैकेज जो है वो हुकूमत ने अनाउंस किया है रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के लिए और इतनी बड़ी सब्सिडी 19 चीज़ों पर दी जा रही है। उन 19 चीज़ों का भी तज़किरा करेंगे और कितनी सब्सिडी दी जाएगी उससे भी मैं आपको आगाही दूँगी। लेकिन बात कर लेती हूँ कुछ मुख्तसरन शिबली फराज साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात रहे कि बतौर सेनेटर दोबारा हलफ को 1 हफ़्ता गुजर चुका है। इसके बावजूद उनका बतौर वज़ीर इत्तलात दोबारा नोटिफिकेशन जो है वो ताहाल जारी नहीं हुआ और ना ही बतौर वफाकी वज़ीर वो हल्फ ले सके हैं। फैसल बाउडा भी दोबारा वज़ारत मिलने के मुंतज़िर। आपको ये भी बताते चलें कि जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ारतों में तब्दीली की बात की, कहा जा रहा है कि गठजोड़ जो है वो इस्लामाबाद में एक बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है और लोग अपनी पसंद की वज़ारतें लेने के हवाले से काविशें और कोशिशें कर रहे हैं और एक बार फिर से सियासी माहौल जो है वो इस्लामाबाद में हमें खासा इस वक्त गर्म दिखाई देता है और लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से अपनी अपनी मनपसंद वज़ारतें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि मौजूदा वज़ारतें भी कई लोगों के हाथ से जाने का एक बड़ा इम्कान पैदा हो गया। और चलते चलते आपको बताते चलें कि वफाकी काबीना ने रमज़ान मुबारक की में जो आवाम की सहूलत है उसको देखते हुए 19 ऐसी ज़रूरी अशाया हैं जिनकी ख़रीदारी पर 7 अरब 80 करोड़ रुपए की इमदादी पैकेज का ऐलान किया। यानी चीनी, बेसन, दालें, आटा, टोटा चावल और दूसरा चावल और इसी तरीके से और दीगर अशिया 19 ऐसी यूटिलिटी स्टोर्स की अशिया हैं जिन पर हुकूमत ने सब्सिडी देने का फैसला किया है ताकि रिलीफ पैकेज के तहत आम आवाम जो है उसको आसानी दी जा सके। जबकि पेट्रोलियम की कीमतें चौथी बार भी कीमतें जो है वो बरकरार रखी गई हैं, उनमें इजाफा नहीं किया गया है। ये अब तक की कुछ अपडेट थी जो हम आप तक लेकर आए। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए, हम आपको आगाह करते रहेंगे। जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इजाज़त दीजिए।